बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 का लास्ट आर्टिकल उसको कवर करेंगे और लास्ट आर्टिकल जो आपका 3.12 आर्टिकल है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है वो आपने इसका स्टडी की थी। आज आपने उसमें हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वो आपने निकालने हैं और इनका आपस में रिलेशन भी पढ़ना है। तो चलें चलते हैं। आज सबसे पहले हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट करनी है। मार्कर अब सॉरी इंक ख़त्म हुई है सब में। इसको फिर छोड़ ही देता हूँ। स्टार्ट है सर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जब आप देखें प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो वो ऊपर की तरफ मूव करता है, फिर वो डाउनवर्ड मूव करता है। तो बेसिकली हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है कि आप वो जो मिसाइल है या आपका जो फुटबॉल है वो मैक्सिमम कितनी हाइट के ऊपर जाता है, वो हाइट कैलकुलेट करना। द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज़ नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो आपकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगी कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर कितना करता है, तो उसको आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कह देंगे। तो चलें चलते हैं कैसे हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वहाँ से मैं रिलेशन ड्राइव करूँगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ये मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की। अब ये देखें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है, तो इस सारी इक्वेशन को मैं इन टर्म्स ऑफ y कंपोनेंट के अकॉर्डिंगली लिख लूँगा। तो ये मैं इधर साथ लिख सकता हूँ ए वाई, फिर इधर आ जाएगा वी एफ वाई और वी आई वाई ऐसे। अब ये देखें यहाँ आपका जो ए वाई है उसने वर्टिकली मीन्स ऊपर की तरफ जाना है और वर्टिकली डिस्टेंस कवर्ड करना है। तो आपका वी ए वाई जो है वो माइनस जी से रिप्लेस हो जाएगा। आपका जो एस है वो आपकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है, एच लिख देता हूँ। वी एफ वाई फाइनल जो वेलोसिटी है वर्टिकल। अब जब मैक्सिमम पोजीशन के ऊपर जाता है और मैक्सिमम पोजीशन पे जाके वो रुकता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी वी आई वाई वो होगा वी आई साइन थीटा के इक्वल। वर्टिकल कंपोनेंट को साइन थीटा लिया जाता है। अब ये सारी वैल्यूज़ मैं इसी इक्वेशन में पुट करूँगा। तो ये देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2 माइनस जी इंटू एच इक्वल टू वी एफ वाई वो ज़ीरो है, ज़ीरो स्क्वेयर माइनस ये वी आई साइन थीटा होल स्क्वायर। ये आ गया आपका। अब ये बन जाएगा माइनस 2gh इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपका। और ये देखिए माइनस माइनस से कैंसिल, 2g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपका रिलेशन आ जाएगा हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। तो ये आपने रिलेशन निकाल लिया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कि वो मैक्सिमम हाइट कितनी कवर करेगा। यहाँ से आप अगर आपको वी आई इनिशियल वेलोसिटी नोन हो और किस एंगल से आपने उसको प्रोजेक्टाइल किया तो वो पता हो और आप उसकी हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे हम चलने लगे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के ऊपर। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट है कि मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द
प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। मीन्स जहाँ से आपने उसको प्रोजेक्टाइल किया, प्रोजेक्शन है जहाँ जिस पॉइंट से आपने उसको भेजा है और कहाँ जाकर वो गिरता है, तो उस पॉइंट से लेके जहाँ टारगेट है आपका वहाँ पहुँचने तक उसको टाइम कितना लगा, वो टोटल टाइम जो होगा वो आपका टाइम टेकन होगा। तो आप टाइम टेकन टी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वो उसके लिए मैं आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूँगा, S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब ये देखें टाइम ऑफ फ्लाइट में भी उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता है या नहीं करता। अब ये देखें, जिस आपने प्रोजेक्टाइल जब किया मिसाइल को तो वो ऊपर की तरफ भी जाता है और बाद में डाउनवर्ड मूव भी करता है। तो आप उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो तो उसने फिर कवर ना किया, यानी कोई चीज़ ऊपर भी जाए, जैसे ये देखें ऊपर भी गई है और नीचे भी आ गई है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया नहीं, वो ऊपर भी गया और नीचे भी आ गया, तो डिस्टेंस तो उसी पोजीशन पे वापस आ गया। जैसे ये देखें इधर से मिसाइल प्रोजेक्टाइल किया गया, ऊपर गया और दोबारा वो नीचे आ गया, तो जिस साइड से उसने भेजा था वहाँ ही दोबारा आ गया वापस। तो उसने जो वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर किया वो तो आपका ज़ीरो होगा, यानी आप S इक्वल टू वाई उसको कह सकते हैं वो ज़ीरो है आपका। और इस इक्वेशन को अब मैं इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट वो लिखूँगा। तो इधर देखें कैसे, ये आपका S इक्वल टू वाई, आप कहेंगे वर्टिकल डिस्टेंस उसने कवर, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया इसीलिए वो ज़ीरो आ गया। S को मैं y से रिप्लेस कर देता हूँ और वो ज़ीरो है। आगे इस इक्वेशन के साथ में y, इधर भी y। अब ये देखें जो आपका वी आई वाई होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस है, तो वी आई साइन थीटा। आगे ए वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, इसीलिए उसको माइनस जी से रिप्लेस करना है आपने। ये अब सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें, एस की जगह आपका ज़ीरो आ जाएगा, इधर वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा और टी साथ वैसे का वैसे इंटू टी प्लस हाफ ए वाई की जगह माइनस जी और आगे टी स्क्वायर वैसे का वैसे। तो ये बन गया ज़ीरो इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये माइनस में टर्म है, अपोजिट साइड पे जाके आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये आ जाएगी हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। तो ये आपका जो टी है, ये टी इस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से टी आ जाएगा आपका 2vi साइन थीटा ओवर जी नीचे। तो ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन आ गया। अब आगे हम करने लगे हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है? अब कोई भी मिज़ाइल बनाए गए हैं, टारगेट, ये मॉडर्न जनरेशन में जो आपके वेपन्स हैं उनमें ये मिज़ाइल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो किसी भी कंट्री का डिफेंस कर सकते हैं। अब आपने अपने दुश्मनों से बचने के लिए मिज़ाइल, आपने उनका टारगेट पॉइंट आपको चूज़ कर लेते हैं कि मैंने इतने किलोमीटर पे अपने दुश्मन को तबाह करना है, मिज़ाइल के थ्रू करना है। तो आप कैसे एस्टीमेट लगा लेते हैं? उधर रूम में बैठे हुए, मैं इधर से बैठा हुआ, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि अगर मेरे एनिमीज़ इतने किलोमीटर के ऊपर हैं, 500 किलोमीटर की रेंज में हैं, मैंने उनको टारगेट करना है, तो मैं कैसे एस्टीमेट लगा लेता हूँ इधर बैठे हुए कि मैं इधर से जब मिज़ाइल लॉन्च करूँगा तो वो उसी टारगेट पे गिरेगा। तो ये बेसिकली आप रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल से कैलकुलेट कर लेते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है कि आपका मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना वो कवर करेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द टारगेट।
इधर था आपका टाइम ऑफ फ्लाइट में कितना टाइम उसको लगेगा उधर पहुंचते हुए, और अब है कि आप वो मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द टारगेट। आपने जहाँ से आपने प्रोजेक्शन किया उसको वहाँ से टारगेट को हिट करने में सेंटर में जो डिस्टेंस उसका होगा हॉरिजेंटल डिस्टेंस, उसको कहा जाता है। तो अब मैं उसको भी कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करूँगा, s = vi t + हाफ a t स्क्वायर। इधर था वर्टिकल डिस्टेंस इन्वॉल्व था, इधर अब है हॉरिजेंटल डिस्टेंस इन्वॉल्व है, इसीलिए आपने इसको इन टर्म्स ऑफ हॉरिजेंटल लिखना है। तो इधर आ जाएगा vix और इधर आ जाएगा ax, जैसे आपने इधर रिप्लेस कर दिया viy और v हाफ ay t स्क्वायर। इसीलिए आप इधर आपका हॉरिजेंटल है, मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी बॉडी, उसको आप रेंज नहीं कहा, आपने रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा था, तो इसीलिए मैंने इधर x लिखा। अब ये देखें इधर भी मैं s को रिप्लेस कर दूंगा x के साथ, क्योंकि हॉरिजेंटल है और इसको रेंज भी कहा जा सकता है, r से भी इसको शो किया जा सकता है। और आगे बात करता हूँ अगर vix की, तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और उसको लिखा जाता है vi cos थीटा। एक मार्कर चेंज कर लें, vi cos थीटा ये आपका आ गया, और साथ आगे आपका t है, यानी ये t क्या है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपका रिलेशन यहाँ आ चुका है। तो ये मैं टाइम की रिलेशन यूज़ कर लेता हूँ, 2vi sin θ/g, आगे हाफ। और आपको पता है जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो आपका ax है वो हॉरिजेंटल एक्सेलरेशन वो ज़ीरो होता है, ax आपका ज़ीरो है। तो जब मैंने इधर ज़ीरो पुट करना है और साथ हाफ a t स्क्वायर है, तो इधर आपका t स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा ये सारा फैक्टर तो ज़ीरो हो जाएगा। आपका इधर आप r रख सकते हैं, तो ये आएगा, इधर पुट करें vi cos थीटा और 2vi sin थीटा। मैं vi को vi से मल्टीप्लाई करूं, ये आ जाएगा vi स्क्वायर, g नीचे है तो इसको इधर साइड पे कर लेता हूं। अंदर रह जाएगा आपका 2 sin थीटा और ये 7 cos थीटा। तो ये vi स्क्वायर ओवर g। तो ये फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक में 10th चैप्टर में, आप मैथ में फर्स्ट ईयर में पढ़ते आए हैं, ये फार्मूला आप बहुत ज़्यादा यूज़ किया आपने। sin 2 थीटा का ये फार्मूला है, sin 2 थीटा = 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2 थीटा, इसमें क्लोज कर दिया। अब ये आपके पास क्या आ गया, फार्मूला रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। अब रेंज मैक्सिमम कब होगी और कब मिनिमम होगी, रेंज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मैक्सिमम कब होगी। तो मैक्सिमम रेंज के लिए मैक्सिमम रेंज कब होगी, तो ये देखें अगर मैं ये sin 2 थीटा का फैक्टर को मैक्सिमम कर दूं तो आपकी रेंज भी मैक्सिमम हो जाएगी। वो कैसे और वो किस एंगल पे होगी रेंज मैक्सिमम, sin 2 थीटा = 1 मैक्सिमम कर दूं और मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है 1। अब ये देखें 2 थीटा यहाँ रहे, sin इनवर्स 1, sin इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, वो होती है आपकी 90 डिग्री। तो ये 2 थीटा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री और थीटा क्या आ जाएगा आपका 45 डिग्री। मीन्स अगर आपका एंगल 45 डिग्री हो तो आपकी रेंज मैक्सिमम होगी। अगर मैं ये थीटा इसमें पुट कर दूं, पुट करते हैं r = vi स्क्वायर ओवर g sin 2 थीटा और थीटा की जगह 45, तो sin 90 हो जाएगा और sin 90 1 होता है, sin 90 और ये 1 हो जाएगा और आपकी आ जाएगी रेंज मैक्सिमम। इसको r मैक्स लिख देंगे, r मैक्स वो आ गया vi स्क्वायर ओवर g। तो रेंज का और मैक्सिमम रेंज का आपस में रिलेशन क्या आ जाएगा, तो ये देखें vi स्क्वायर ओवर g की जगह अगर मैं r मैक्स पुट कर दूं तो ये एक नया रिलेशन आपके पास आ जाएगा, r इक्वल टू
आर मैक्स साइन 2 थीटा, ये आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा कि आर और आर मैक्स का आपस में रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू आर मैक्स साइन 2 थीटा, ये होता है। अब एक आपको एक्टिविटी बताता हूँ जो सब करते हैं घरों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पाइप लेके, पाइप में से पानी निकल रहा है और आप सेहन में बैठे हुए हैं। अगर आपने पानी को सेहन में दूर फेंकना हो तो आप क्या करते हैं? ये जनरल एक्टिविटी जो घर में हर कोई करता है। आप करेंगे एक, या तो आप उस पाइप के आगे हाथ रखेंगे, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कम कर देंगे, जिससे पानी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी और पानी दूर गिरेगा। एक काम ये आप करते हैं। और दूसरा, आप पाइप को किस एंगल से रखेंगे कि पानी जो है वो दूर जाए। अगर वो आप एंगल 45 डिग्री रखेंगे तो पानी जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरेगा। अगर आप इससे ज़्यादा एंगल रखेंगे या इससे कम एंगल रखेंगे तो वो पानी मैक्सिमम रेंज कवर नहीं करेगा। इसके लिए मैं एक डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, उससे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखें, जैसे आप इधर बैठे हुए थे, आपने पाइप पकड़ा हुआ है और पानी 30 डिग्री से फेंक रहे हैं, तो वो गया इधर गिर गया, ये 30 डिग्री के एंगल से। फिर आपने पाइप को पकड़ा है, ये एक्टिविटी है आपकी। और दूसरा, आपने पाइप को पकड़ा हुआ है 60 डिग्री के एंगल से, फिर भी पानी ऊपर जाएगा, लेकिन वो आके गिर रहा है उसी पॉइंट के ऊपर। और अगर आप 45 के एंगल से रखते हैं, 45 डिग्री के एंगल से, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है और कहीं आगे जाके गिरता है। तो ये है आपका 45 डिग्री और ये आपका 60 डिग्री एंगल। अब 60 और 30 पे क्यों वो सेम रेंज कवर किया उसने और सेम पॉइंट के ऊपर गिरा। और ये आपका एंट्री टेस्ट में MCQs आता है, ये एंट्री टेस्ट का MCQs है और ये कंसेप्चुअली जो आपकी साइड बॉक्स होते हैं वहाँ से भी आया हुआ। 30 और 60 किन 2 एंगल्स के ऊपर आपकी जो रेंज है वो इक्वल होगी और कब मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम का तो आपको बता दिया गया 45 पे होगी, 30 और 60 पे सेम क्यों होगी, तो उस फार्मूले से ही करते हैं। फार्मूला है रेंज का, R इक्वल टू आपका VI² साइन 2 थीटा। अब ये देखें, इधर आप थीटा की वैल्यू अगर पुट करें 30 डिग्री तो साइन 60 आ जाएगा। और साइन 60 की अगर आप कैलकुलेटर पे वैल्यू देखें तो साइन 60 होता है √3/2, या इसको 0.866 कहा जा सकता है। और अगर आप इधर वैल्यू पुट करें 60 डिग्री की, और अगर आप कैलकुलेटर से अगेन साइन 120 देखें तो वो भी 0.866 ही आएगा। तो यहाँ से फिर क्लियर हो जाएगा। ये देखें, VI²/G इधर भी आएगा 0.866 और इधर भी आएगा VI²/G 0.866। तो ये देखें, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। किस एंगल्स के लिए? 30 के लिए और 60 के लिए। तो इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कि 30 और 60 पे उसकी रेंज जो है वो इक्वल होगी, जबकि 45 पे मैक्सिमम होगी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप दो चीज़ों की वेरिएशन करके अपनी रेंज को वेरी कर सकते हैं। वो इस फार्मूले में आपको बता दिया, R = VI² साइन 2 थीटा। मीन्स आप थीटा को वेरी करें या आप इनिशियल वेलोसिटी को वेरी करें। तो आपने जिसको टारगेट करना है, जो आपकी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है, वो चेंज या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप ये देखें, आप इस एंगल से 60 से भी ज़्यादा करें एंगल, तो पानी क्या होगा, इस तरह ऊपर जाएगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा और कहीं इधर ही गिर जाएगा। अगर आप 90 कर दें एग्जैक्ट, तो पानी सीधा ऐसे ऊपर जाता है और उसी पॉइंट पे दोबारा आके गिरता है। जैसे जो आपका आप पाइप पकड़ के ऐसे सीधा उसको वर्टिकली ऐसे रखते हैं 90 डिग्री के एंगल से, पानी ऐसे ऊपर जाता है, दोबारा नीचे गिरता है। तो रेंज तो वो कवर करता ही नहीं है, R उसकी रेंज 0 होती है। अब ये देखें 90 पे क्यों 0 आई, क्योंकि ये देखें रेंज के फार्मूले ने आपको बताया साइन 2 थीटा होता है। तो इधर आप थीटा 90 डिग्री अगर पुट करें तो साइन 90
साइन 280 हो 180 हो जाएगा, और साइन 180 क्या होता है, ज़ीरो। तो आपकी रेंज को क्या कर देगा, वो ज़ीरो, और वो डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो ये था आपका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का टॉपिक, जो हम इस चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पॉइंट सब हेडिंग है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल्स पढ़ने से पहले इधर एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक फ़्लाइट एंड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक फ़्लाइट और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या फ़र्क है? तो इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको डेफिनेशन बताने लगा हूँ, वो आपने नोट कर लेनी है। वो क्या है, व्हेन we given a initial push to a body, it move under the action of gravity and inertia is known as a ballistic flight। अगर आप उसको किसी भी बॉडी को इनिशियल पुश देते हैं तो वो इनर्शिया की वजह से और ग्रेविटी की वजह से जो मूवमेंट करता है उसको हम बैलिस्टिक फ़्लाइट कहते हैं। और बैलिस्टिक मिसाइल किसे कहते हैं, अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल। ये डेफिनेशन एक आपका एक्सरसाइज का एमसीक्यूज़ भी है, जो आपके एक्सरसाइज में 2 एमसीक्यूज़ बने हैं, उनमें एक ये है कि डेफिनेशन क्या है बैलिस्टिक मिसाइल की। तो अनपावर्ड एंड अनगाइडेड मिसाइल, उसको हम बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। एंड पाथ फॉलोड बाय द बैलिस्टिक मिसाइल इज़ नोन एज बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। तो ट्रैजेक्टरी क्या है, जो वो पाथ फॉलोड करेगा उसको आप ट्रैजेक्टरी का नाम दे देते हैं, रास्ता जो उसने इख्तियार किया जाने में, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ टारगेट जो आपका है उसको हिट करने में जो उसने पाथ कवर किया वो आपका ट्रैजेक्टरी होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इनर्शिया क्या रोल है और इसके अलावा ग्रेविटी का क्या रोल है। इनर्शिया का रोल है जब आप उसको मिसाइल को इनिशियल वेलोसिटी के साथ जिस डायरेक्शन में आपने उसको मूवमेंट दी है, अब वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करेगा। और ग्रेविटी का रोल क्या है कि वो उसको नीचे खींचेगा, नीचे की तरफ उसकी जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से वो पाथ जो फॉलो करेगा वो कर्व्ड हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ग्रेविटी की वजह से वो पाथ कर्व आपका बनेगा, और वो कर्व जो है वो आपकी पैराबोला शेप बनती है। कब? जब आपने शॉर्ट रेंज यूज़ किया, जब आपकी अर्थ सरफेस फ्लैट होगी तब वो जो पाथ कवर करेगा वो पैराबोला होगा। और अगर आपका लॉन्ग रेंज होगी, जैसा कि आपकी जो अर्थ सरफेस है अगर स्फीरिकल होगी, तो वो जो पाथ फॉलो करेगा वो इलिप्टिकल पाथ हो जाएगा। इलिप्टिकल पाथ कुछ ऐसा होता है, आपका अंडे की शेप होती है, और पैराबोला शेप क्या होती है, ऐसे आपने इधर से किया टारगेट तो ऐसे, ये क्या, तो ये पैराबोला शेप है, और ये इलिप्टिकल शेप है। अगर आपने अर्थ सरफेस आपकी स्फीरिकल हुई तो वो ये एलिप्टिकल पाथ कवर करेगा। और अगर आपकी अर्थ सरफेस फ्लैट हुई, ये एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। अर्थ सरफेस अगर आपकी फ्लैट हुई तो वो आपकी जो शेप बनेगी वो पैराबोलिक बनेगी, वो पैराबोलिक बनेगी। अब आगे चलते हैं, आपके जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होते हैं। और लॉन्ग रेंज के लिए फिर क्या यूज़ करते हैं आप? लॉन्ग रेंज के लिए आपको लॉन्ग रेंज के लिए हाईली प्रिसीजन चाहिए होती है, आपको हाईली प्रिसाइज मिसाइल यूज़ करने पड़ते हैं, और वो आपके रिमोट कंट्रोल मिसाइल्स होते हैं जो एग्जैक्ट पॉइंट उसी पॉइंट के ऊपर हिट करते हैं, और उसकी प्रिसीजन आपके बैलिस्टिक मिसाइल से हाई होती हैं। तो रिमोट कंट्रोल एंड गाइडेड मिसाइल आर यूज़ फॉर लॉन्ग रेंज एंड बैलिस्टिक मिसाइल आर यूज़ फॉर शॉर्ट रेंज। तो ये एमसीक्यूज़ हैं जो आपने नोट करने हैं। इसके अलावा अगर आपने लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ किए हैं तो उसमें आपको जो मैंने 2 बातें बताई हैं कि इनर्शिया का रोल होता है और साथ ग्रेविटी का रोल होता है। तो आप लॉन्ग रेंज के लिए आप एयर फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एयर फ्रिक्शन का इन्वॉल्वमेंट लॉन्ग रेंज में ज़्यादा हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी हवा तेज़ चल रही है तो एयर फ्रिक्शन भी आपकी ज़्यादा होगी और वो मिसाइल की प्रिसीजन को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो उसमें एरोडायनामिक फोर्सेस जो हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते।
तो एरोडायनामिक फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट क्या है कि आपने अगर हाई प्रेसिजन चाहिए तो ग्रेविटी से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपकी एरोडायनामिक फोर्सेस की हो जाती है, तो उसको भी आपने कंसीडर करना होता है। वो भी फैक्टर आपने अपनी जो रेंज कैलकुलेट करनी है उस टाइम आपने इस फैक्टर को भी इग्नोर नहीं करना और इसको भी साथ लेके चलना है। तो ये था आपकी सारे टॉपिक जो एंड किया, जिसमें आपने पढ़ा बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक फ़्लाइट क्या है, फिर उसके बाद आपने पढ़ी ट्रैजेक्टरी क्या है आपकी, लॉन्ग रेंज के लिए आप कौन से मिसाइल यूज़ करते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए आपको कौन से मिसाइल यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि जब आपकी अर्थ सरफेस फ्लैट होगी तब आपकी शेप कैसी बनेगी, जब अर्थ सरफेस आपकी स्फीरिकल होगी तब शेप कैसी बनेगी। एरोडायनामिक फोर्सेस किसे कहते हैं, जो आपकी एयर फ्रिक्शन की वजह से होती हैं। तो ये सब आपने बातें पढ़ी। तो इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 की थ्योरी जो है वो ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और उससे नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर में आप न्यूमेरिकल्स करेंगे और उसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई क्यूरी हो जिसमें आपने ये सारे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और उसके बाद हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और साथ ये लास्ट आर्टिकल पढ़ा, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने ज़रूर पूछना है, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। इधर मैं व्हाट्सएप नंबर अपना शेयर करने लगा, वो नोट कर लें। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल जो है ऑनलाइन फ़िज़िक्स बाय आसिम ज़फ़र, वहाँ भी ये लेक्चर अपलोड होते हैं, वहाँ आप कमेंट करके भी ये पूछ सकते हैं मुझसे। तो ये नंबर है मेरा। और मेरे जो यूट्यूब चैनल है वो ऑनलाइन फ़िज़िक्स, या सिंपल आप यूट्यूब पे मेरा नाम लिखेंगे तो आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन फ़िज़िक्स बाय आसिम ज़फ़र, ये आपको शो हो जाएंगे वीडियो। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।